हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा बूस्ट करने के लिए हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में जेनेटिक्स टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं ना कि हमारी प्रिपरेशन में PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम उनको थॉरोली एनालिसिस कर लें उनकी, तो दे आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन आवर एग्जाम्स, है ना। तो उसी में हम जेनेटिक्स टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स से 2021 में टीजीटी में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब है जेनेटिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से आज हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स का, वो एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 था क्वेश्चन पेपर का। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है और हमें लिस्ट 1 के टर्म्स को लिस्ट 2 में दिए गए सेगमेंट से मैच करना होगा। लिस्ट 1 में जो टर्म्स दे रखी हैं, इनका रिलेशन किस सेगमेंट से है, किस स्टेटमेंट से है। तो पहला जो टर्म है वो है नियोमॉर्फ। नियोमॉर्फ हमारे थर्ड स्टेटमेंट को रिलेट कर रहा है, विच इज सेइंग प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन। नियोमॉर्फ ऐसे जीन होते हैं जो कि एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाइल्ड जीन से डिफरेंट होता है। वाइल्ड जीन मतलब नॉर्मल जीन से, है ना। किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नॉर्मल जीन्स होते हैं, उनसे अगर कुछ डिफरेंट फिनोटाइप हमें मिल रहा है, नॉर्मल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अगर हमें मिल रहा है, कुछ डिफरेंट मिल रहा है, तो वो नियोमॉर्फ जीन की वजह से मिलता है, नियोमॉर्फ्स की वजह से मिलता है। सेकंड है एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन टर्म का मतलब है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देते। तो जो जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करते हैं वो एपिस्टैटिक जीन कहलाते हैं, है ना। एक तरह से डोमिनेटिंग जीन, है ना, वो एपिस्टैटिक जीन कहलाते हैं जो मास्क कर देते हैं। नाउ कमिंग टू कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस टर्म को हमने रिलेट किया है अ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। एक्चुअली कोडोमिनेंस का ये मतलब होता है कि जैसे हम जानते हैं किसी भी जीन के 2 अलील होते हैं जो कि हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, हमारे ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। किसी भी जीन के 2 अलील्स होते हैं, लेकिन और उनमें से क्या होता है, एक अलील डोमिनेंट होता है और एक अलील रेसेसिव होता है। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि वो दोनों ही अलील एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव वाली कहानी ख़त्म हो जाती है ना। बट यहाँ पर हमें 2 अलील्स की जगह 2 जीन दे रखा है और बाकी सारे ऑप्शन मैच करने के बाद हमारे पास एक यही बेस्ट ऑप्शन बचता है कोडोमिनेंस के लिए, तो हमने इसको मैच किया है। नाउ द फोर्थ वन इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट मतलब किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेट होता है ना, कि जैसे ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 22 जो है वो ऑटोसोम है और जो 23rd पेयर है, लास्ट पेयर है, उसे हम एलोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ और सेट ऑफ क्रोमोसोम डेफिनेट होता है। तो जब इन क्रोमोसोम्स के बीच में, अलग अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में अगर DNA का एक्सचेंज होने लगता है तो हम उसे इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा क्लियरली विद एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला वाला था नियोमॉर्फ, नियोमॉर्फ को हम समझ गए हैं कि एक जो वाइल्ड जीन है, नॉर्मल टाइप का जीन है, उसे डिफरेंट फिनोटाइप देना नियोमॉर्फ है। इसका एग्जाम्पल है एंटेनीपीडिया जीन ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में कभी कभी ये एंटेनीपीडिया जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या करते हैं, जो नॉर्मल ड्रोसोफिला का फिनोटाइप है उससे डिफरेंट फिनोटाइपिक ड्रोसोफिला, जो उसे डिफरेंट कुछ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे जाते हैं किसी किसी ड्रोसोफिला के अंदर। अब ये एंटेनीपीडी जीन करते क्या हैं, एंटेनीपीडिया जीन ये करते हैं, जैसे एंटेना वर्ड से एंटेना आया ये, और पीडिया मतलब पोडा, पोडा मतलब लेग्स, है ना, पीडिया का मतलब लेग से है। तो क्या होता है, ड्रोसोफिला में कभी कभी हेड के ऊपर जो एंटीना लगने होते हैं, एंटीना आने होते हैं ड्रोसोफिला में, जो एक नॉर्मल कैरेक्टर है कि भाई ड्रोसोफिला के हेड के ऊपर एंटीना प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे एंटीना प्रेजेंट ना होकर जब लेग्स प्रेजेंट हो जाते हैं, लेग्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं वहाँ पे उसके हेड पर, एंटीना की जगह पर, तो उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नॉर्मल से चेंज हो गया, यही नियोमॉर्फ कहलाता है। ओके,
नाउ एपिस्टैटिक जीन, तो हम इसमें पहले एपिस्टैसिस जो एक फिनोमिना है इसको समझ लेते हैं। एपिस्टैसिस फिनोमिना क्या कहता है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें दो जीन एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं और उसमें एक जीन जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, छिपा देता है। इसमें जो दो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक होता है एपिस्टैटिक जीन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि एपिस्टैटिक जीन वो जीन है जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, छिपा दे। दूसरा होता है हाइपोस्टैटिक जीन। अब जब एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है तो दूसरा जीन भी प्रेजेंट है ना, जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है, जिसका एक्सप्रेशन हाइड हो रहा है। तो जिसका एक्सप्रेशन हाइड होता है या जिसका एक्सप्रेशन मास्क होता है उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। ओके, कोडोमिनेंस में वही बात आ गई फिर से कि जब किसी भी जीन के दो अलील प्रेजेंट होते हैं तो वो दोनों अलील डोमिनेंट और रेसेसिव टाइप छोड़कर दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करें F1 जनरेशन में। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, फर्स्ट प्रोजेनी में दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो हम क्या करते हैं, कैटल्स में रोन कलर का एग्जाम्पल लेते हैं। कैटल्स में एक हमने कैटल लिया जिसका रेड कलर है, स्किन कलर रेड है, दूसरा कैटल लिया जिसका स्किन कलर वाइट है। रेड वाले के पास RR है, होमोजाइगस कंडीशन है ये भी, और वाइट कलर के पास स्मॉल r है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। जब हमने इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमें रोन स्किन कलर मिला कैटल्स में। रोन स्किन कलर क्या है? ये इन दोनों की ब्लेंडिंग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि रेड और वाइट को मिक्स किया तो पिंक बन गया। नो, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाता है। जहाँ ब्लैंडिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ क्या है, दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही जीन दोनों ही अलील अपना अपना एक्सप्रेशन कंप्लीटली दे रहे हैं, मिक्स होकर नहीं दे रहे, कंप्लीट दे रहे हैं। तो रोन कलर में क्या होता है, पैचेस मिलते हैं हमें, रेड और वाइट कलर के पैचेस मिलेंगे स्किन पर। रेड वाले भी पैचेस होंगे और वाइट वाले भी पैचेस होंगे, मतलब दोनों ही अलील्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, दोनों ने अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस किया, दोनों ही यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज में आ गए एक तरह से, इसीलिए को डोमिनेंस, को मीन्स एक साथ, डोमिनेंट कर गए, को डोमिनेंस है ना। इसका को डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल ह्यूमंस में भी देखा जाता है। जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है AB ब्लड ग्रुप, उसमें हमने AB ब्लड ग्रुप भी पढ़ा है ना। कई सारे ब्लड ग्रुप्स रहते हैं ह्यूमंस में, किसी का A ब्लड ग्रुप होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है, तो किसी का AB होता है। जब A और B अलील, दोनों अलील आ जाते हैं किसी पर्सन में, तो वो दोनों अलील, A एंटीजन के भी अलील और B एंटीजन का अलील, दोनों अलील एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये AB ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस के अंदर। तब ये AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है ह्यूमंस में। ओके, अब ट्रांसलोकेशन जैसा भी मैंने बताया कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, जिस टर्म को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही पेरेंट जनरेशन से थोड़ी सी डिफरेंट जनरेशन प्रोजेनी होती है। प्रोजेनी में हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, हम उन दोनों की ब्लेंडिंग होते हैं एक तरह से, है ना। हम एग्जैक्ट कॉपी ना तो मदर की होते हैं ना ही फादर की होते हैं। वो उसका रीज़न क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तभी हमारी जो प्रोजेनी आती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से, उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। लेकिन यही क्रॉसिंग ओवर जब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ना होकर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होने लगे तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते क्या हैं? देखिए, हम जानते हैं कि भाई सभी लोग, हम अपना ही ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ह्यूमंस में भी क्या होता है कि हमारे पास मदर और फादर दोनों के ही क्रोमोसोम आते हैं ना। मदर का एग होता है और फादर का स्पर्म होता है, जो फादर के सेट के क्रोमोसोम को कैरी करा हुआ होता है, और मदर का जो एग होता है ये मदर के क्रोमोसोमल सेट को कैरी करता है। जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है तब बेबी आता है, प्रोजेनी आती है ना। तो प्रोजेनी में मदर के क्रोमोसोम भी होंगे और फादर के भी होंगे। इनके क्रोमोसोम का भी हाफ सेट होगा, इनके क्रोमोसोम का भी हाफ सेट होगा। मतलब हमारे पास आधा सेट जो आ रहा है वो मदर की साइड से आ रहा है, आधा फादर की साइड से आ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं 1 से लेके 23 क्रोमोसोम जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, 23 जोड़ी, 1 से लेकर 23 जोड़ी तक क्रोमोसोम हमारे अंदर प्रेजेंट है ना। 1 जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड पेयर और 23 पेयर्स तक, है ना। तो इसमें जो इन जो पेयर की बात करें, जैसे 1 पेयर में जो फर्स्ट पेयर वाला क्रोमोसोम होगा, हमारा फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम होगा, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम फर्स्ट वाला हमारी मदर की तरफ से मिल रहा होगा,
और एक फर्स्ट वाला फादर की तरफ से मिलता है। तो ये जो मदर और फादर की तरफ से 1 पेयर आता है हमारे पास, ये आपस में होमोलोगस होता है ना, इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड का भी पेयर होगा, है ना, सेकंड क्रोमोसोम का भी पेयर होगा ना हमारे अंदर, तो उस सेकंड पेयर में भी एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। तो ये सेकंड के जो दोनों क्रोमोसोम हैं ये आपस में होमोलोगस होंगे। लेकिन जब जब क्रॉसिंग ओवर होती है नॉर्मली इन्हीं वाले सेकंड, मानो अगर सेकंड वाले में हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सेकंड पेयर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो जो मदर से सेकंड वाला क्रोमोसोम आया है और जो फादर से सेकंड वाला क्रोमोसोम आया है, इन दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इन्हीं के बीच में डीएनए के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, मानो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 के बीच में डीएनए का या फिर क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो, क्रोमोसोम का तो नहीं, डीएनए, क्रोमोसोम में जो डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है उन डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसीलिए ट्रांसलोकेशन को हम फॉल्स क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। आई होप आपको होमोलोगस नॉन होमोलोगस वाला चीज़ समझ में आ गई होगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस के बीच में होती है और ट्रांसलोकेशन जो है वो नॉन होमोलोगस के बीच में होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, इसीलिए उसको हम फॉल्स क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब जब नॉन होमो नेचुरल क्या है, नेचुरल जो तरीका है वो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होना है वो नेचुरल है, और उससे हमारे लिए कोई भी ऐसा नुकसान नहीं रहता। लेकिन जब ट्रांसलोकेशन होता है तो ये एक तरह का म्यूटेशन कहलाता है ना। म्यूटेशन वर्ड का मतलब तो आप जानते ही होंगे सभी कि जब नॉर्मल टाइप से, जो नॉर्मल से हटकर जब क्रोमोसोम के बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस आए, क्रोमोसोम्स में कुछ भी डिस्टर्बेंस आए नॉर्मल लीक से हटकर, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और अगर वो हेरिटेबल है तो आगे चलकर न्यू स्पीशीज़ भी बना सकता है, डेथ भी कर सकता है, मतलब डिजीज़ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है म्यूटेशन के केस में। तो ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन, जो ट्रांसलोकेशन है म्यूटेशन के अंदर आता है ना। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब डीएनए के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और ट्रांसलोकेशन एक टाइप का म्यूटेशन है, अ काइंड ऑफ म्यूटेशन, ओके। अब ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक डिजीज ह्यूमन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में अगर यही ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो वो एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम CML बोलते हैं। CML मतलब क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ये एक तरह का बोन मैरो का कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है, और ये ट्रांसलोकेशन की वजह से ही होता है। अब ट्रांसलोकेशन CML में कौन से नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होती है, तो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22। जो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में डीएनए के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, तो उसे वो रिजल्ट करता है CML को, यानी क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया डिजीज़ को। और क्या, जब ये जो क्रोमोसोम नंबर 22 है ना, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसके पास आकर क्रोमोसोम नंबर 9 का कोई सेगमेंट अटैच हो गया, सबसे पहले जब इसे ऑब्जर्व किया गया था तो इस क्रोमोसोम को हमने फिलाडेल्फिया नाम दिया था, क्रोमोसोम नंबर 22 को फिलाडेल्फिया नाम दिया था। इसलिए क्रोमोसोम नंबर 22 ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास 9 का सेगमेंट हो थोड़ा, तो उसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जिस पर्सन के अंदर भी होगा तो वो CML डिजीज़ से ग्रसित होगा, उसे बोन मैरो का कैंसर होगा। अ टाइप ऑफ बोन मैरो, है ना। बोन मैरो का कैंसर सिर्फ CML नहीं है, और भी होते हैं। तो ये जो CML है ये भी बोन मैरो के कैंसर का एक टाइप है। नाउ आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। तो सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी जेनेटिक्स से पूछा गया था। डैश वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन। ये जो 2 थ्योरी दे रखी हैं, इन थ्योरी में से कौन सी थ्योरी डार्विन ने नहीं दी थी, पैनजेनेसिस की थ्योरी या म्यूटेशन की थ्योरी, या फिर ये दोनों ही उन्होंने नहीं दी थी, या फिर इन दोनों में से कोई भी, मतलब ये दोनों ही उन्होंने दी थी या ये दोनों उन्होंने नहीं दी थी। तो जो म्यूटेशन की थ्योरी है वो डार्विन ने नहीं दी थी। म्यूटेशन की थ्योरी को देने वाले थे हुगो डी रीज। हुगो डी रीज कौन थे? हुगो डी रीज थे हमारे जिन्होंने मैंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। जो 3 साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने मैंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, हुगो डी रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन शेमार्क, तो ये वही वाले हुगो डी रीज हैं। ये हॉलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मैंडल के वर्क को भी रीडिस्कवर किया था।
ओके तो इन्होंने ही ये म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इस म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है, जब हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ सडन और लार्ज नंबर हेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं। ये वही बात आ गई म्यूटेशन वाली। जब हेरिटेबल चेंजेस आने का क्या मतलब है कि म्यूटेशन होना, हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारा क्रोमोजोम, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोजोम में बाइंडेड रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल में जब हेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं अचानक से, सडन, जो कि बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, तो न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है। न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है या फिर इवोल्यूशन भी कह सकते हैं हम इसको, है ना। इवोल्यूशन में भी यही आगे रोल प्ले करते हैं म्यूटेशन। इवोल्यूशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है म्यूटेशन। नाउ अब जो डार्विन थे इन्होंने पैनजेनेसिस की थ्योरी दी थी। ये पैनजेनेसिस की थ्योरी क्या कहती है? पैनजेनेसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी इवोल्यूशन के लिए ही दी गई एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डार्विन ने बोला था कि हमारे जो इवोल्यूशन हो रहा है या फिर जो बेबी बन रहा है, एक्चुअली इन्होंने चाइल्ड बर्थ के बारे में बताया था कि चाइल्ड की बर्थ कैसे होती है। पैनजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि जो मेल और फीमेल दोनों हैं, मदर और फादर, इनकी बॉडी में, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट कुछ टिनी पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। हर एक पार्ट, हमारी बॉडी के सारे पार्ट कुछ टिनी पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन पार्ट्स को हम जेम्यूल्स बोलते हैं। यही जेम्यूल्स हेरिटेबल होते हैं और मदर फादर से बेबी के अंदर जाते हैं। यही जेम्यूल्स क्या रिजल्ट करते हैं, बेबी की बर्थ। यही जेम्यूल्स मदर से भी आते हैं और फादर से भी आते हैं और बेबी चाइल्ड को बना देते हैं, या फिर एक चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, चाइल्ड बन जाता है। आई होप आपको जेनेटिक्स के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।